इसके बाद जय हिंद माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड मेंटोर। आज मैं आपके सामने क्लास 10th के सिविक्स चैप्टर 2 दैट इज़ फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करने आया हूं। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस चैप्टर विथ फ्यू important things I want to share with you all. That is first thing, इस चैप्टर में हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद हम इस चैप्टर्स में क्या क्या आज पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सो इस चैप्टर की आज का हमारा जो एजेंडा होगा वो होगा दैट इज़ मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है। देन उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा की फीचर्स ऑन इट्स टाइप, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। कि जो भी प्रिंसिपल्स जो भी फीचर्स हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म में वो किस तरीके से वो इंडिया में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, ये आज के हमारा एजेंडा रहेगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके फैमिली में कौन रहता है। एक इंडियन फैमिली में हम देख सकते हैं कि डैड होते हैं, मॉम होती हैं और फैमिली होती है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम समझेंगे कि जिस तरीके से आपके डैड जो कि बाहर के एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं उसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं, तो एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर डिसीजन आपके फादर लेते हैं। ठीक है, घर के इंटरनल मैटर्स के ऊपर डिसीजन आपकी मदर लेती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर आप खुद ही डिसीजन लेते हो एज अ फैमिली। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे बहुत ही आराम से। जो डैड हैं आपके, जो फादर हैं, सपोज द डैड इज़ अ सेंटर। आपके डैड कौन है बेटा? सेंटर है। ठीक है, और जो आपकी मदर है, ठीक है, वो कौन है बेटा? स्टेट है। और जो आप फैमिली के जो आप चिल्ड्रन हो आप कौन हो? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स होंगे उस पर डिसीजन कौन लेगा बेटा? वहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा आपके फादर के द्वारा। ठीक है, और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो डे टू डे आपके लाइफ में जो भी काम होते हैं उसके ऊपर कौन डिसीजन लेता है? मदर लेती है। मतलब कि यहाँ पर जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिसीजन लिया जाता है वो आपके मदर के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे फैमिली। तो आप कोई इंपॉर्टेंट छोटे मोटे डिसीजंस हो गए, कुछ डिसीजंस में आपको खुद से भी कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, तो उस पर कौन डिसीजन लेता है बेटा? उस पर लेते हैं आप, दैट इज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर फेडरलिज्म का बेसिक एग्जांपल समझ लिए हैं। अब हम इसके लिटरल मतलब की ओर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज फेडरलिज्म? बेसिकली फेडरलिज्म होता क्या है? तो इट इज़, इसको हम समझते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट का क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट में सेंटर का स्टेट के साथ क्या रिलेशन रहता है, इस रिलेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर जो सिस्टम है उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और एक है दैट इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। नाउ सी दिस वर्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के लास्ट में लिखा हुआ है इज्म। तो व्हेन द वर्ड इंड्स विथ इज्म देन इट इज़ अ काइंड ऑफ अ आइडियोलॉजी। ठीक है बेटा, तो ये किस तरीके की फेडरलिज्म, क्या एक तरीके की आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी क्या कहती है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड। ठीक है, बिटवीन अ सेंटर अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं मार्क करूँगा, आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पे जो पावर है कैसे डिवाइडेड है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड है। किसके बीच में? सेंटर अथॉरिटी के बीच में, जिसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट हो गया, नेशनल गवर्नमेंट हो गया, या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स,
और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को हम स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। स्टेट हम यूएसए में कहते हैं, ठीक है। प्रोविंसेस भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। कैंटोन्स भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो फेडरलिज्म बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड पावर्स होती है, किसके बीच में बेटा, सेंटर अथॉरिटी और डिफरेंट वेरियस स्टेट्स के बीच में, ठीक है। प्रोविंसेस और स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, तो बेटा फेडरलिज्म एक तरीके का लैटिन वर्ड है जो कि फिडूस शब्द से बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है दैट इज ट्रिटी, और ट्रिटी कह लो और इसको कंपैक्ट कह लो या फिर एग्रीमेंट कह लो, ठीक है। तो बेटा फेडरलिज्म क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है। क्या बेटा, एग्रीमेंट है, किसके बीच में, बिटवीन द सेंटर एंड बिटवीन द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में एक तरीके का हमें एग्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो फेडरलिज्म इज अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ टू और मोर एंटिटीज टू शेयर कंट्रोल ओवर सम ज्योग्राफिकल रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है बेटा शेयर की जाती है किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, ठीक है। यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो आप इसको सिंपल भाषा में भी, आसान भाषा में भी लिख सकते हो कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म के आगे कि फेडरलिज्म में बेसिकली होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि पावर आपके फादर के पास भी होती है, आपके मदर के पास भी होती है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म में हम कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पे 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होगी। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ओनली 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज पॉसिबल, नो, केवल जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, बट हम कह सकते हैं यस देयर शुड बी अ 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर पे होती है और एक होती है स्टेट में, ठीक है। तो सेंटर पे क्या होता है कि द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री होती है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए बेटा, फॉर फ्यू कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज सेंटर गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नाउ दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि होती है प्रोविंसेस पर, स्टेट्स पर, ठीक है, जो कि किस मैटर्स के ऊपर ध्यान देती है बेटा, दैट इज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज होते हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से मुद्दे आएंगे, नेशनल इंटरेस्ट में कौन से मुद्दे आएंगे, इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पावर इंजॉय करती है और स्टेट इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पावर इंजॉय करती है, एंड बोथ द गवर्नमेंट आर नॉट आंसरेबल टू द स्टेट और सेंटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे कि आप देख सकते हो कि 192 कंट्रीज़ में हमें सिर्फ 25 कंट्रीज़ में हमें फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में भी सो कॉल्ड हमें फेडरलिज्म देखने को मिलता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जहाँ पर हमें फेडरलिज्म, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द साउथ अफ्रीका, दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पर हमें फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सिंपली पावर डिवाइडेड होती है, सेपरेटेड होती है between the 2 level of the government, that is one at the center and another as the state, ठीक है। Is it clear? Okay, so now let's understand about the unitary system, ठीक है। तो जैसे फेडरल होता है उसी के अपोजिट में हमें एक तरीके का यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम में आप सिंपल समझिए, यूनिटरी मतलब एक, यूनिट मतलब एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा कि इस गवर्नमेंट में यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ जो पावर होती है कंसंट्रेटेड होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ठीक है। तो जो पावर है बेटा सेंट्रलाइज्ड है 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एंड यहाँ पर पावर जो होती है वो डेलीगेट की जाती है, डिवॉल्व की जाती है किसके, यहाँ पर जो डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं
और उनको पावर दी जाती है फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर अगर दी जा रही है तो यहाँ पे पावर सेपरेट तरीके से नहीं दी जा रही है, पावर यहाँ पर सेंटर के द्वारा स्टेट को पावर दी जाती है, दैट इज सब ऑर्डिनेट यूनिट्स को दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पासिस ऑन द ऑर्डर टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है किसको बेटा, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स को ऑर्डर देती है। और यहाँ पे जो स्टेट होता है वो क्या होता है, आंसरेबल होता है। क्या होता है बेटा, आंसरेबल होता है किसको, आंसरेबल होता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमें कौन से एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। कि मतलब कि एक पावर है सेंटर में, वो पावर पूरे गवर्नमेंट को चलाती है। यहाँ पर जो स्टेट है उसकी खुद की कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। और वो जो पावर उसको दी जाती है वो डिवॉल्व की जाती है किसके द्वारा बेटा, वो दी जाती है सेंटर के द्वारा, ठीक है। नाउ सी हियर, अब हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम। तो सिंपल से हमने देख लिया कि फादर है, मदर है और आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो फादर देखते हैं, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर है वो आपकी मदर देखती हैं, ठीक है। और कुछ डिसीजंस आप खुद भी लेते हो। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती है, दैट इज सेंटर और नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या देख सकते हैं बेटा कि ये ऑर्डर नहीं कर सकती है। तो सेंटर अपनी पावर खुद देखती है और स्टेट अपनी पावर खुद देखती है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर को स्टेट ऑर्डर नहीं दे सकता है, ठीक है। तो सेंटर इज नॉट बाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट, इज नॉट बाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंटर, ठीक है। सो द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फ्रॉम विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों आंसरेबल नहीं है, क्योंकि जो पावर है वो डायरेक्टली कहाँ से आ रही है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हो रही है, ठीक है। सो बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत ही है, यूएसए का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। तो यूएसए का एग्जाम्पल में हमें बहुत सारे फेडरल फीचर्स देखने को मिलते हैं। कि आप देख सकते हो कि यूएसए में क्या होता है, दे आर द डिफरेंट स्टेट्स, लाइक कितने स्टेट्स हैं बेटा, दे आर द 50 स्टेट्स। ये एक साथ आए हैं, ठीक है, एक साथ आए हैं। क्यों आए वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। और एक साथ आकर के यहाँ पर ये साथ में पावर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो पावर को यहाँ पे साथ में शेयर किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, और सबकी अपनी ऑटोनॉमी होती है। स्टेट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फेडरल सिस्टम में देखने को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कि यहाँ पर कई बार सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया यूनिटरी गवर्नमेंट में यहाँ पे एक सॉवरेन स्टेट गवर्नड इन अ सिंगल एंटिटी। तो जो स्टेट है वो सिंगल एंटिटी के द्वारा गवर्न की जाती है, ठीक है। एंड द सेंटर गवर्नमेंट में सेंटर गवर्नमेंट इज सुप्रीम होता है, ठीक है। एंड स्टेट एक्सरसाइज ओनली पावर दैट हैज़ बीन गिवन बाय द सेंटर, ठीक है। तो जो स्टेट को पावर दी जाती है सेंटर के द्वारा वही यहाँ पर एक्सरसाइज करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स फ्रांस हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है। एंड ऑल दी अथॉरिटी एंड पावर आर वेस्टेड इन अ सेंटर, सिंगल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी पावर यहाँ पे सेंट्रलाइज होती है एक यूनिट के पास, दैट इज सेंटर, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में हमने देखा कि यहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। एंड सेंटर स्टेट ऑपरेट्स इन इट्स ओन जुरिसडिक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जुरिसडिक्शन क्या होता है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। सो अथॉरिटी एंड पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो पावर है, अथॉरिटी है, वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली प्रिपेयर करना है कि सेंटर यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इट इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसको हम डिवाइड करते हैं 2 फॉर्म में, एक यूनिटरी फॉर्म में और एक फेडरल फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पर सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज्ड होती हैं उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। जहाँ पर पावर डिवाइडेड होती है उसको हम फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। आप देख सकते हो इन कंट्रीज़ में हमें यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। और हमें फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये ग्रीन वाले स्टेट्स आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए
अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे समझ लिया कि फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर्स को हम यहाँ पर समझेंगे और इसको हम एक ऐसे समझेंगे स्टोरी की तरह, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, आपको अलग से पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप स्टोरी के फॉर्म में आप इसको याद कर लो, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले घर पे कौन है, मम्मी है, पापा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेवल हो गया। उसी प्रकार से फेडरलिज्म में हमें कितने लेवल देखने को मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही लेवल हो सकता है 2 से ज़्यादा लेवल हो, बट यहाँ पर फेडरलिज्म में हमें 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलती है। मतलब एटलीस्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 टियर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पर डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे आपके फादर, आपके मदर और आप, ठीक है, तो जो फादर डिसीजन लेंगे आपके फादर डिसीजन लेंगे, जो आपकी मदर डिसीजन लेंगे, और एज अ चिल्ड्रन जो आप हो, तो आपको फादर के भी डिसीजन मानने पड़ेंगे और मदर की भी डिसीजंस माननी पड़ेगी। उसी प्रकार एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री आपको सेंटर के भी डिसीजंस मानने पड़ते हैं और साथ ही साथ आपको स्टेट्स गवर्नमेंट के भी डिसीजंस मानने पड़ते हैं। मतलब कि सेम सिटीजन्स के ऊपर सेंटर गवर्नमेंट भी अपने लॉज अप्लाई करती है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉज अप्लाई करती है या फिर इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, सो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन ऑफ द, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए सेकेंड पॉइंट में, डिफरेंट टीयर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझिए कि जो पावर है वो डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब किस पावर की बात कर रहे हैं, द पावर इज बेसिकली लॉ मेकिंग पावर। तो लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लॉ मेकिंग पावर। ठीक है, तो लॉ बनाने की जो पावर होती है वो सेंटर की अलग होती है और स्टेट की अलग होती है। टैक्सेशन से रिलेटेड टैक्स इकट्ठा करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, सेंटर के अलग टैक्सेस होते हैं और स्टेट के अलग टैक्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे लैंड टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, दीज आर द टैक्सेस विच इज डिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स हो गए। अब यहाँ पर एक शब्द है आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज जुरिस्डिक्शन। सो व्हाट डज दिस जुरिस्डिक्शंस मीन। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, तो लेट मी जस्ट क्लियर यू। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन का मतलब 2 चीज़ है। ठीक है, वन इज रिलेटेड टू द जियोग्राफिकल एरिया, एक है बेटा जियोग्राफिकल एरिया और दूसरा है दैट इज सब्जेक्ट्स मैटर। ठीक है, तो किस एरिया में गवर्नमेंट अपने रूल्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, दैट इज द जियोग्राफिकल एरिया, एंड किस मुद्दे के ऊपर गवर्नमेंट लॉज अप्लाई कर रही है, इम्प्लीमेंट बना रही है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर्स। फॉर एग्जांपल दिस PW क्लासेस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाएगी वो PW तक इम्प्लीमेंटेड की जाएगी। ठीक है, किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, जिन मुद्दों पे यहाँ पे अगर हमने मुद्दा डिसाइड किया कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएगी, ये क्लासेस इस टाइम पे रन की जाएगी, तो यहाँ का जो लॉ है, मैटर है, वो यहीं पे गवर्न किया जाएगा, वो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो क्या होते हैं बेटा, डिवाइडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, तो उन मुद्दे के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। ठीक है, और कुछ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है, इन मुद्दों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी डिवाइडेड हैं और ज्योग्राफिकल एरिया भी डिवाइडेड है। इसको हम कहते हैं बेटा जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, तो MP गवर्नमेंट कैन नॉट मेक द लॉ फॉर द गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, तो MP के गवर्नमेंट अपने लिए लॉ बनाएगी, गुजरात गवर्नमेंट अपने लिए अलग से लॉ बनाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे अलग अलग जुरिस्डिक्शंस हमें देखने को मिलती है। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ or tier of the government are specified in the constitution. Now this is very important. Why
इट इज़ स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कल को सेंटर और स्टेट आपस में लड़ पड़े कि नहीं ये पावर हमारी है, स्टेट बोले नहीं पावर हमारी है, तो फिर भैया कहाँ जाएंगे? तो फिर आपको जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी सबकी पावर, सेंटर की पावर और स्टेट की पावर, सबकी पावर एंड फंक्शंस लिखी गई है। दैट इज़ व्हाई वी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पावर मैप ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या कहते हैं बेटा? दिस इज अ पावर मैप ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज अ पावर मैप ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी अथॉरिटी, सबकी पावर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली चीज़ें मेंशन की गई है कि सेंटर की पावर क्या होगी और स्टेट की पावर क्या होगी, ठीक है। नाउ सी एज यू नो कि हमारे इंडिया में जो सेंटर है इट इज़ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर साइड, ठीक है। तो सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। तो ऐसा ना हो कि सेंटर सारी की सारी पावर अपने साइड रख ले। हो सकता है कि सेंटर पावरफुल है, वो सारी की सारी पावर अपने पास रख ले। तो इसीलिए हमने आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कर रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेंटर जो है वो यूनिलेटरल तरीके से नहीं बदल सकता है, ठीक है। कि कल को सेंटर खुद से चाहे सारी की सारी पावर अपने पास रख ले, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है बेटा? जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको यूनिलेटरल तरीके से सेंटर गवर्नमेंट नहीं बदल सकता है, ठीक है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे दोनों सेंटर एज वेल एज स्टेट, सेंटर एज वेल एज स्टेट के क्या लगेंगे बेटा? इनका कंसेंट लगेगा। क्या लगेगा? कंसेंट लगेगा। बिना सेंटर और स्टेट के कंसेंट के बिना यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते हो, ठीक है। नाउ सी हियर, अब यहाँ पे बदल नहीं सकते। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि कल को सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। सेंटर बोल रहा है कि नहीं ये पावर हमारी है, स्टेट बोल रहा है नहीं ये पावर हमारी है। तो यहाँ पर इन डिस्प्यूट्स को, इन इश्यूज़ को, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में टसल चल रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन है बेटा? एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट होता है दैट इज़ जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कोई भी मुद्दा है, कोई भी डिस्प्यूटेड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको यहाँ पर रिजॉल्व करने का काम करती है। दिस इज ऑल्सो अ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इट एक्ट एज एम्पायर ऑफ अ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है इसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, इन डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करने का काम जुडिशरी का होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है भैया, रोकड़ा पैसा, ठीक है। तो मेन सरकार चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसे ही ना दे कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सेंटर के साथ रहेगी, बोलेगी आप तो हमें पैसे ही नहीं दे रहे हो। तो इसके लिए हमने संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस मेंशन कर रखे हैं कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट दैट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड, ठीक है, ताकि एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे, ठीक है। तो जो संविधान में हमने मेंशन कर रखा है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, कि स्टेट के रेवेन्यू सोर्सेज क्या होंगे, सेंटर के रेवेन्यू सोर्सेज क्या होंगे, वो डायरेक्टली हमने स्पेसिफाइड कर रखा है। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला फीचर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है। दूसरा फीचर क्या होता है कि यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट है, इनके जो पावर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शंस अलग होती है, ठीक है। वो डायरेक्टली स्पेसिफाइड कहाँ रखा है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर्स डिवाइडेड होती है जो कि सेम सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई की जाती है
और साथ में ही जो ये पावर्स हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, ठीक है। और पावर अगर मेंशन भी है तो उसको कोई चेंज भी ना कर सके, तो ये भी हमने संविधान में बना के रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि इसको यूनिलेटरल तरीके से नहीं बदल सकता, उसमें स्टेट रेटिफिकेशन का फॉर्मूला भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट कंसेंट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई तो उस लड़ाई को सॉल्व करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है, ठीक है। तो जुडिशरी यहाँ पर क्या करती है बेटा? संविधान को पहला इंटरप्रिटेट करती है, दूसरा अगर कोई सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम होता है कोर्ट का, जुडिशरी का। दैट इज व्हाई वी हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो डायरेक्टली क्लियरली स्पेसिफाइड किया रखा है बेटा, कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको क्लियरली स्पेसिफाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिक फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब हम बात करते हैं कि भैया फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने वाई वी हैव चूजन अ फेडरलिज्म, हमने फेडरलिज्म क्यों चूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले ताकि हम अपने देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को क्या कर सके बेटा? सेफ गार्ड कर सके, ठीक है। तो हमने इसीलिए पावर को डिवाइड कर रखी है, ताकि कल को कोई स्टेट, जैसे खालिस्तान आप मूवमेंट देख सकते हो, ठीक है, नागा मूवमेंट आप देख सकते हो, ठीक है, साउथ में आप द्रविडियन मूवमेंट देख सकते हो, दे ट्राई टू कम आउट ऑफ द कंट्री। तो हम ऐसा ना सोचें, वो एलिनेटेड फील ना करें, इस कारण से हमने क्या कर रखा है कि जो पावर है वो हमने डिवाइडेड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ अ कंट्री, तो कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए हमने फेडरलिज्म को अपनाया है। दूसरा क्या है बेटा? हमारे यहाँ आपको पता है वी आर सो डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो हमारे अलग अलग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो इन डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए हमने क्या कर रखा है? हमने फेडरलिज्म को अपने देश में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। जैसे कोई एक मोटिव होना चाहिए ना कि अगर फेडरलिज्म काम करेगा, वो कैसे काम करेगा? बिकॉज इट इज़ अ प्रिंसिपल, ठीक है, एक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो क्या प्रिंसिपल होना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि सेंटर और स्टेट आपस में एग्री करें, ठीक है। तो एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है बेटा, कि अगर सेंटर किसी मुद्दे पे अगर उसको सही समझ में नहीं आ रहा है तो स्टेट उस मुद्दे को रिजॉल्व करे, या फिर दोनों मिल करके कोई भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन है दोनों उसको मिल करके फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री सम रूल्स एंड पावर शेयरिंग। तो ठीक है, आपने देखा पावर शेयरिंग चैप्टर 1 में, ठीक है, श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में, तो किस तरीके से बेल्जियम में पावर शेयर की गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में रूल्स के ऊपर एग्रीमेंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देख सकते हैं दे शुड बी अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ऐसा नहीं है कि हाँ बोल दिया हम एग्री करेंगे, नहीं, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। तो यहाँ पर बेसिकली दो प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। क्या है बेटा? दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट नहीं है सेंटर स्टेट के बीच में तो यहाँ पर कंट्री अच्छे से गवर्न नहीं की जा सकती। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट इज दैट इज जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी आप देख रहे हो कि जीएसटी में किस तरीके से सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी फाइनेंशियल पावर किस तरीके से सेंटर को दे दी है। किसको दे दिया बेटा? सेंटर को दे दिया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी है सेंटर को। अब उससे बड़ा क्या चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट और म्यूचुअल ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर फेडरलिज्म के भी दो टाइप हैं, ठीक है, इजी है, बहुत इजी, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि तो फेडरलिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर मॉडल, एक होता है होल्डिंग टुगेदर मॉडल, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंडिया में किस टाइप का फेडरलिज्म चलता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर मॉडल। तो सबसे बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हमें यूएसए का देखने को मिलता है कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। यहाँ पे लगभग कितने स्टेट्स हैं बेटा? 50 स्टेट्स हैं,
ठीक है। तो हम ऐसे कह भी सकते हैं कि यूएसए इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द कंट्री, ठीक है, सबसे पुराना फेडरेशन माना जाता है यूएसए, जहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स आपस में मिल करके एक एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करके एक बिगर स्टेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक बिगर स्टेट बनाते हैं, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट है वो इंटीग्रेट होकर के एक बड़ा स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज अ कमिंग टुगेदर मॉडल, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन, फॉर्म अ बिगर यूनिट्स, ठीक है। अब ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि एज यू नो कि स्मॉल पावर है, अगर स्मॉल स्टेट है तो उसको डिफीट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, तो उसकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए तो स्टेट्स अपने सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक बड़े फेडरेशंस में आते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो स्टेट है, यहाँ पर ईच स्टेट इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर सारे स्टेट आपस में बराबर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यूएसए में हमें एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों आपस में इक्वल होते हैं और हर स्टेट आपस में इक्वल होता है, ठीक है। किसी स्टेट्स को ज़्यादा पावर नहीं दी गई है, ना ही किसी स्टेट्स को कम पावर दी गई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सेंटर में स्टेट्स के पास इक्वल पावर हमें देखने को मिलती है, किसमें? फेडरलिज्म में, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, ठीक है। नाउ सी हियर, यू कैन सी हियर, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर यूनिट, दिस इज कॉल्ड एज अ फेडरेशन, ठीक है। चलिए, दिस इज कॉल्ड एज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ लेट्स सी द डिफरेंट, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। यूएसए में आप देख सकते हो, दीज आर द 50 स्टेट्स, लगभग 50 स्टेट्स हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स एक साथ आ करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हो स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया। सो यहाँ पर हमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलता है। चलिए, अब बात करते हैं डिफरेंट रूट, दैट इज़ अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि इसमें जब बहुत बड़ी यूनिट होती है, बिगर यूनिट होती है, वो अपने सहूलती के लिए, अपने ताकि फंक्शन किया जा सके अच्छे से, तो वो अपनी पावर्स को डिवाइड कर देती है। किसके पास? डिफरेंट यूनिट्स के पास। पावर दोनों में शेयर हो रही है, लेकिन इंटेंट डिफरेंट है। क्या है बेटा कि होल्डिंग टुगेदर मॉडल में क्या होता है कि जो लार्जर कंट्री है वो क्या करती है? पावर्स को डिवाइड करती है, किसके बीच में? बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के स्टेट्स के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सपोज दैट कोई बिगर कंट्री है, उसने अपनी पावर्स क्या कर दी? छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में पावर शेयर कर दी, ठीक है। तो इस तरीके के फेडरेशन को क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड एज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ऐसा वो क्यों करेंगे, ताकि रीजनल डाइवर्सिटी को यहाँ पे क्या किया जा सके बेटा? एकोमोडेट किया जा सके, ताकि डिफरेंट डाइवर्सिटी है उनको पावर मिल सके, ठीक है, कल को कोई इशू ना हो। इस कारण से यहाँ पर डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए हम पावर को शेयर कर देते हैं। दूसरा, यहाँ पर सम स्टेट माइट हैव गिवन मोर पावर। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एवरी स्टेट इज़ नॉट इक्वल इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सम स्टेट्स हैव मोर पावर एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पावर, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग बाय द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पावर, सम स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है, कुछ स्टेट्स के पास डिफरेंट कम पावर होती है, ठीक है। तो अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ सेंटर, ठीक है। जो अल्टीमेट पावर होती है किसके पास होती है बेटा? सेंटर से होती है, ठीक है। जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इंडिया। तो इंडिया में जो हमने फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अपनाया है, दैट इज़ अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो कि कहाँ से लिया गया बेटा? दिस इज टेकन फ्रॉम द कैनेडा। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, ना कि यूएसए। तो हमने यूएसए से ये फेडरेशन नहीं लिया है, हमने कहाँ से लिया बेटा? कनाडा से लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सम स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है और कुछ स्टेट्स के पास पावर कम होती है। हम भी यूनियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस को अपनाया है, ठीक है। क्यों अपनाया? ताकि हम रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सके, और कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जाती है यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में, ठीक है। बट यूएसए में क्या होता है? सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, ठीक है। बट इंडिया में क्या होता है? सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होती है। इवन द स्टेट्स डज नॉट हैव ऑटोनमी,
ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया को, इंडियन फेडरेशन को एक बहुत ही अच्छा टर्म दिया गया है, दैट इज इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, स्टेट की खुद की टेरिटोरियल ऑटोनॉमी नहीं होती है, उसको हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा यूएसए में नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंट स्लाइड। आप यहाँ देख सकते हो इसके एग्जांपल्स, इंडिया हो गया, स्पेन हो गया एंड बेल्जियम हो गया। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंडर दिस द इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स आपस में आते हैं और आ करके एक बिगर स्टेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो हमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जो कंट्री होती है उसमें हमें डिफरेंट टीयर्स में गवर्नमेंट अपने पावर्स को डिवाइड करके रखती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि सेंटर इज इक्वल टू द स्टेट, सेंटर और स्टेट आपस में इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स। कैसे एग्जाम्पल्स कह सकते हैं सेंटर कैसे पावरफुल है देन स्टेट्स है, इन टर्म्स ऑफ अ लॉ मेकिंग पावर्स। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं किसको दिए गए हैं बेटा, वो दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, जो नॉर्मल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं किसको दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मैटर है, ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। इवन the center has power to make law on the state subject if the Lok Sabha passes a resolution। अगर राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास कर देता है तो स्टेट की भी लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास चली जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। ठीक है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वी कैन से दैट, बट ड्यूरिंग द एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, द सेंटर बिकम मोर पावरफुल देन स्टेट। यहाँ पर हमें ये देखने को समझ में आता है। देखिए यहाँ पे इंडिया एग्जाम्पल हो गया, स्पेन हो गया एंड बेल्जियम हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई 2012 में, 14 में, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। चलिए भैया, हमने आप थ्योरी में बात कर ली। ठीक है, फेडरेशन क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, उसके फीचर्स बात कर लिए हमने। अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स हिंट भी दिए। क्या इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, हमें क्या क्या फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इंडिया हैव अ डिवीजन ऑफ पावर। तो क्या है भैया कि पावर क्या है इंडिया में, डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कह सकते हैं। सम स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है ना, कुछ स्टेट जैसे इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स, यूपी हैव मोर नंबर ऑफ सीट्स एज कंपेयर टू महाराष्ट्र और द सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सम स्टेट्स हैव मोर पावर। देन वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। ठीक है, क्यों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भैया कोई भी अपनी पावर को मिसयूज ना कर सके। कल को सेंटर अपनी सारी की कल को सेंटर संविधान की सारी पावर हड़प ना ले, उसके लिए भी हमने यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कर रखा है। ठीक है, देन यूनियन टेरिटरीज है, जुरिस्डिक्शन होती है, सेंटर की जुरिस्डिक्शन अलग होती है, स्टेट की हर स्टेट की जुरिस्डिक्शंस अलग होती है। एंड वी हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली वी हैव अ 3 tier ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज एट द सेंटर, वन इज द स्टेट एंड इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट करने की बात है, क्या इंडिया एक सच में फेडरल कंट्री है, बात है। तो एक टर्म है यहाँ पर क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्वासी फेडरलिज्म होता क्या है बेसिकली। तो क्वासी मतलब क्या होता है कि पार्शियली मतलब कि हम कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते। कैसे कि समटाइम्स सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स, but again it is against the principle of federalism, because in federalism center should be given equal power to the states, but ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया इज अ काइंड ऑफ अ क्वासी फेडरल कंट्री इन विच द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट आर नॉट equal. The center is not equal to state. This is called as quasi federalism. इसको क्या कहा जाता है बेटा, quasi federalism
कहा जाता है, ठीक है। इंडिया इज अ फेडरेशन विथ अ यूनिटरी बाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड इट इज रेफर्ड एज अ क्वासी फेडरल स्टेट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर सेंटर मशीनरीज। एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने अपने संविधान में किसी भी प्रकार का फेडरलिज्म नाम का शब्द मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि वी डू नॉट डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरेशन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों है? बिकॉज जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे जो बी आर अम्बेडकर हैं, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था अंडर द आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ टू थिंग। क्या दो चीज़ है? हमने इसको यूनियन कहा है, इसको फेडरेशन नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? दो चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि जो इंडियन यूनियन है इट इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ अ एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर इस यूनियन ने स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं किया है, जो कि फेडरलिज्म में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। नहीं, यूनियन ने स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि यूनियन ने पावर्स को शेयर किया है, किसके साथ? स्टेट्स के साथ किया है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, स्टेट डज नॉट हैव द पावर टू सेसीड फ्रॉम द स्टेट यूनियन, ठीक है। तो स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो यूनियन से बाहर जा सके, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड स्टेट डज नॉट हैव पावर और द राइट टू सेसीड फ्रॉम द स्टेट, कि इंडिया को छोड़ करके वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन सकता। दैट इज़ वाई वी डू नॉट taken the word federalism, rather we have taken the word union of states, ठीक है। So that is why I have already said you कि India is a indestructible union of destructible states, ठीक है। So that is a quasi federalism, ठीक है। ये सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, ठीक है। सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू स्टेट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ क्वासी फेडरल स्टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी हियर कि पहले हम डिवीजन ऑफ पावर देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो पावर है, पावर मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया, इन टर्म्स ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर्स। जो सब्जेक्ट मैटर्स है उसको हमने सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किन किन सब्जेक्ट्स की बात की जाए। तो हमारा संविधान है, संविधान में हमारे शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है, ठीक है। 12 शेड्यूल में से जो शेड्यूल नंबर 7 है वो किस में बात करता है? वो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है कि भैया सेंटर मतलब पार्लियामेंट किन मुद्दे पे लॉ बनाएगा, स्टेट किन मुद्दे पे लॉ बनाएगा, और ऐसे कुछ मुद्दे होंगे जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के लॉ बनाएंगे। उसी फॉर एग्जांपल आपके फादर किस मैटर्स पे डिसीजन लेंगे? वो मैटर होगा बेटा स्टेट बाहर का मैटर होंगे, एक्सटर्नल मैटर्स होंगे। जो घर के इंटरनल मैटर्स होंगे वो कौन लेगा? आपकी मदर लेंगी एज ए स्टेट, ठीक है। और कुछ मुद्दे होंगे जो मिलकर के डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, यूनियन लिस्ट में क्या होता है बेटा कि हैज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे वो मैं आपको आने वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। इन मुद्दों के ऊपर कौन लॉ बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, ठीक है। यूनियन अलोन कैन मेक लॉ, ठीक है। तो यूनियन मतलब पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट अकेले खुद से लॉ बना सकती है इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स हैं? लगभग 98 के आसपास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 52 के आसपास यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, और आई थिंक 59 के आसपास, आई गेस 59 के आसपास यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस, हो सकता है ये डिफरेंट है, बट लगभग इतने सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यूनियन जिस पे बनाएगा? जैसे डिफेंस हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, करेंसी रिलेटेड मैटर्स हो गया, फॉरेन अफेयर रिलेटेड मैटर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। इन इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट दैट इज पार्लियामेंट इज गोइंग टू मेक अ लॉ, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर होंगे? जो लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस मैटर होंगे, ठीक है। लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर होंगे, उस पर स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है। जैसे एमपी पुलिस होती है, महाराष्ट्र पुलिस होती है, तो सबकी अपनी अपनी पुलिस होती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड लॉज हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ हो गया, एंड इरिगेशन से रिलेटेड लॉज हो गया। तो दीज लॉज कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की, ठीक है।
तो कंकरेंट लिस्ट में कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं? ये कंकरेंट लिस्ट में ऐसा होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिल करके लॉज बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसे मुद्दे, ऐसे लॉज, ऐसे सब्जेक्ट्स, इसको हम क्या कहा जाता है बेटा? कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जो कॉमन इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर है विच इज इक्वल फॉर द सेंटर एज वेल एज स्टेट, ठीक है। तो कॉमन इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर्स पे कौन लॉ बनाता है बेटा? दोनों स्टेट एंड यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, ठीक है। बोथ स्टेट, सेंटर एंड स्टेट फ्रेम द लॉ। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, ठीक है। देन फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, यूनियन मैरिजेस, ठीक है, एंड एडॉप्शन एंड सक्सेशन रिलेटेड मैटर्स पे कंकरेंट लिस्ट पे लॉज बनाया जाता है। यहाँ पर ये स्लाइड है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं। ऐसा क्यों लिख रखा है? क्योंकि कई बार मैच द कॉलम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर्स और सेंटर स्टेट्स लिखे होते हैं, तो इन मैच द कॉलम्स को आपको अच्छे से करना है। एक बार एक कन्फ्यूजन भी होता है कई बार कि ट्रेड एंड कॉमर्स और ट्रेड यूनियन, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेटा। जो ट्रेड यूनियन है वो आता है बेटा कंकरेंट लिस्ट में आता है, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कितने लिस्ट पढ़े हमने? 3 लिस्ट पढ़े। कौन सा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एक और लिस्ट है, ठीक है। सो दैट लिस्ट इज कॉल्ड एज अ रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। सो व्हाट इज रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स? नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे लॉ मेकर्स कितने ज़्यादा उनको आप कह सकते हो कितने विजनरी हैं कि उनको पता था कुछ ऐसे मुद्दे आएंगे आगे चल करके जो कि इन सब्जेक्ट्स में मेंशन्ड नहीं होंगे। हो सकता है इसके कारण से सेंटर और स्टेट के बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो। तो उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम बना के रखा कि जब आने वाले टाइम में कोई ऐसा मुद्दा हो जो कि स्पेसिफाइड नहीं है तो उस मुद्दे पे लॉ कौन बनाएगा? तो यहाँ पर उस लॉ को, उस सब्जेक्ट्स को कहा जाता है बेटा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैटर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट आर नोन एज अ रेसिडुअरी सब्जेक्ट। ऐसे मैटर जो किसी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, इन मैटर्स को हम कहते हैं बेटा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। दे हैव द राइट। अब इस पे लॉ कौन बनाएगा? इस पे लॉ बनाएंगे बेटा सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। तो राइट टू मेक लॉ ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट इज गिवन टू द सेंटर गवर्नमेंट और अ पार्लियामेंट, ठीक है। कौन से मुद्दे होंगे? जैसे गैम्बलिंग हो गया, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जैसे डिजिटलाइजेशन हो गया। तो इन सारे नए इंपॉर्टेंट मैटर्स जो इमर्जिंग इश्यूज हैं, इनके ऊपर लॉज कौन बनाएगा बेटा? इनके ऊपर लॉज बनाएंगे दैट इज सेंटर गवर्नमेंट। एक चीज़ और जान लीजिए, हो सकता है कल को सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के लॉज बना रहे हैं इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, सेम सब्जेक्ट है, दोनों लॉज बना रहे हैं। हो सकता है कि उस लॉ पे डिस्प्यूट हो जाए। तो यहाँ पर क्या प्रोविजन है कि when in any subject center and state both makes a law, then whose law will prevail? Then the point is कि यहाँ पर सेंटर के लॉज प्रिवेल किए जाएंगे। दैट इज वाई आई सेड अ क्वासी फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स। अगर कोई ऐसा मुद्दा जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के लॉ बना रहे हैं तो उन मुद्दे के ऊपर उस सब्जेक्ट कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? वहां पर सेंटर का लॉ बेटा प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, अब किस तरीके से हम फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भैया? गाड़ी तो ले ली हमने, गाड़ी के फीचर्स भी समझ लिए, गाड़ी की थ्योरी भी समझ ली, अब भैया गाड़ी चलाना कैसे है ये भी तो बताओ, ठीक है। सॉरी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। शायद आपने बहुत सारे लेक्चर्स सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मेक इंडिया सर्वाइविंग नेशन, ठीक है। जो आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, इतने अच्छे से रह रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी इश्यूज आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, ठीक है। तो क्या इश्यूज थे, क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से हमने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो फेडरलिज्म को बाय प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए इंडिया में हमने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की थी। क्या क्या चीज़ किया बेटा? दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ बाय क्रिएटिंग अ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमने क्या बनाया? लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाया, मतलब कि लैंग्वेज के आधार पर हमने स्टेट्स बनाए, ठीक है। विच हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, जिसके कारण से एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से किया जा सके, ठीक है। देन हमने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, ठीक है। तो नो लैंग्वेज हैज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि हमने ये भी किया है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, दैट इज राइज ऑफ रीजनल एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द न्यू कल्चर ऑफ अ पावर शेयरिंग। तो हमने यहाँ पर कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी लाया है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो पावर है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर हो सके। और हमने लास्ट देख लिया था कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसमें हमें 3-4 डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है, 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको क्लियरली स्पेसिफाइड कर दूं कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया गया, तो इंडिया के पास सबसे पहला इशू क्या था कि हम बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड थे, ठीक है। हम डिसइंटीग्रेटेड थे इन टर्म्स ऑफ वी वर डिसइंटीग्रेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। इनको प्रिंसली स्टेट्स लगभग 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसको हमने मर्ज किया। किसमें मर्ज किया बेटा? इंडिया यूनियन के साथ मर्ज किया, ठीक है। और इनके बाद हमने 14 स्टेट्स बनाए। अब तभी से बहुत सारे इश्यूज इमर्ज होना स्टार्ट हो गया कि कुछ स्टेट्स इंडिया के बाहर जाना चाहते थे, इंडिया से अलग होना चाहते थे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे रीजनल डाइवर्सिटी होने के कारण एक स्टेट दूसरी स्टेट्स के साथ नहीं रहना चाहता था, ठीक है। इनके बीच में बहुत ज़्यादा टसल, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, ठीक है। जेवीपी कमेटी हो गई, धार कमीशन हो गया, फजले अली कमीशन हो गया, और इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिया कि क्या हमें यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेट था बेटा आंध्र प्रदेश, जिसको हमने मद्रास स्पीकिंग पॉपुलेशन और तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशंस को अलग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया, जिसमें हमने एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फजले अली कमेटी, उसमें हमने रखा कि देयर विल बी अ स्टेट, जो कि वहाँ पे 1 स्टेट 1 लैंग्वेज का क्राइटेरिया रखा गया, बट दैट शुड बी नॉट अ सोल क्राइटेरिया, ठीक है। वो एक क्राइटेरिया नहीं था, और भी अदर क्राइटेरिया थे, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शुड ऑल्सो बी देयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुल मिलाकर के लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो सबसे पहला चैलेंज था लैंग्वेज स्टेट के बेसिस पे, तो 1947 में द एरियाज, बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ अ सेवरल स्टेट ऑफ इंडियाज वर चेंज्ड नेशन बट क्रिएटेड अ न्यू स्टेट्स, ठीक है। न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। तो लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे हमने नए स्टेट्स बनाए, ठीक है। और आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल गुजरात को हमने अलग किया, किससे बेटा? महाराष्ट्र से अलग किया, ठीक है। गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन को अलग कर दिया, किससे? महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन से, ठीक है। वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया। तो हमने बहुत सारे स्टेट्स का गठन किया ऑन इन टर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। सो सम स्टेट्स वर फॉर्म बेस्ड ऑन द, कुछ स्टेट्स को हमने एथनिसिटी के बेसिस पे भी बनाया, उनके रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, है ना। जैसे कि नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट हो गया झारखंड में, नागालैंड में हमें नागा पीपल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने एथनिसिटी के बेसिस पे हमने स्टेट्स का भी गठन किया, ठीक है। सम कंसर्न दैट इट माइट लीड टू डिसइंटीग्रेशन। भैया यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, सबको डर लग रहा था, भैया अगर हम यहाँ पर स्टेट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दिया, तो कल को हो सकता है कि स्टेट यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ से बाहर चले जाए, हो सकता है कुछ भी, कि ठीक है, वो उनको लगा कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हमारी लैंग्वेज के एक ही पीपल है, तो उनको बाहर आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इससे और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गया बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दैट इज लैंग्वेज
पॉलिसी, ठीक है। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इंडियन our constitution did not give the status of a national language to any one languages. Hindi identified as an official language. हालांकि हिंदी is also called as a lingua franca of India. That is 40% of the people speaks in Hindi, but that is why we have not given Hindi as a national language, ठीक है। हमने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज रखा ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। हमने अपने शेड्यूल नंबर 8 में कितने लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज घोषित किया बेटा? 21 प्लस हिंदी, ठीक है। तो 22 लैंग्वेजेस को हमने एज अ शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, ठीक है। तो एनी 2 लैंग्वेजेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस, ठीक है। तो वी हैव अडॉप्टेड 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हमने 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट किया, किसी एक लैंग्वेज को हमने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो एक से ज़्यादा लैंग्वेज है, आप उस पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज को हमने अडॉप्ट किया था फॉर द स्टार्टिंग 20 ईयर्स, बट बाद में उसको हमने एबॉलिश भी कर दिया। बट फिर तमिल और या फिर सदर्न स्टेट से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने लगी कि हमें, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन हिंदी, तो इंग्लिश को उन्होंने बोला कि आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना के रखो। तो फिर हमने इंग्लिश को फिर से बेटा कंटिन्यू किया, ठीक है। वी हैव कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम या फिर यूनियन गवर्नमेंट के आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपको इंग्लिश और हिंदी में नहीं सिर्फ आपको पेपर देना पड़ेगा, आपको जितने भी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उस पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। द कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ठीक है। तो 22 में से किसी भी एक लैंग्वेज के ऊपर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव अडॉप्टेड अ लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो वी हैव नॉट गिवन वन लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बट वी हैव इंक्लूडेड 22 लैंग्वेजेस ताकि कल को कोई भी डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज यू कैन सी दीज आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो असमीज हो गया, बंगाली है ना, बोडो, डोंगरी, गुजरात, हिंदी है ना, कन्नड़। सो दीज आर द डिफरेंट शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशन के बीच में। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को समझने के लिए आपको मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही थी जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिला। तो उस टाइम पे कांग्रेस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्टी जिसके कारण हमें इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है, और बिकॉज ऑफ दिस पार्टी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी इंडिया में। जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे तो तब तक कांग्रेस किसी भी स्टेट में डिफीट नहीं हो रही थी। बट यहाँ पर एक स्टेट था केरला में एक पार्टी बनती है, इस पार्टी का नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरला, जहाँ पर इकलौती स्टेट थी जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अब यहाँ पर ये चीज़ सेंटर को, कांग्रेस को ये चीज़ खटक रही थी कि एक ऐसा स्टेट निकल के आया जहाँ पर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो सेंटर इज ट्राइंग टू इन्फ्लिक्ट देयर पावर इन द केरला, ठीक है। तो सेंटर अपनी पावर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी केरला में, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि स्टेट की ऑटोनॉमी ना रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेंटर है ना क्या कर रही थी, पावर्स को यहाँ पर अथॉरिटी अपना बट आफ्टर 1990 क्या होता है, रीजनल पार्टीज़ का जन्म होता है। बिकॉज हमारे एज यू नो आर इंडिया इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, और बहुत सारी पार्टीज़ होने के कारण बहुत सारी रीजनल स्टेट्स, यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ का जन्म होता है। नाउ सेंटर इज़ बाउंडेड टू टेक द हेल्प फ्रॉम द रीजनल पार्टी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। अब यहाँ पे किसी एक पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण से नाउ दे हैव टू रिस्पेक्ट द रीजनल पार्टी। अब रीजनल पार्टी आप देख ही सकते हो राइट नाउ, दिस सेंटर गवर्नमेंट बीजेपी को 240 सीट्स आती है, बट यू हैव टू हैव 272 प्लस सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अब उसके लिए यू हैव टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम द रीजनल पार्टी, टीडीपी, जेडीयू, ये सारी पार्टीज के सपोर्ट लेना पड़ा टू मेक अ मेजोरिटी। तो यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जिसपे नाउ सेंटर हैव टू गिव द रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी टू द रीजनल
party, ठीक है, and this lead to the make a center and state relation a cooperative relationship, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि when some political parties ruling in center and state could not enjoy more power as center government could influence the decision of the state। जब सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है तो वो स्टेट्स के पावर्स को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। बट 1990s के बाद बहुत सारी रीजनल पार्टी का जन्म होता है जिसके जो कि स्टार्ट करता है बेटा एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट का एक एरा स्टार्ट हो जाता है। Since no party got a clear majority in Lok Sabha, the major national parties had to enter into alliances. Now this is very important. तो जो मेजर पार्टीज है उनको रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस में इंटर करना पड़ता है, ठीक है। सो इंक्लूडिंग अ सेवरल रीजनल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, ठीक है। तो रीजनल पार्टी के सपोर्ट्स के कारण यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पार्टी के थ्रू यहाँ पे सरकार चला पाती है, ठीक है। दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ अ पावर शेयरिंग, और उनको भी पावर शेयर करना पड़ता है, एंड रिस्पेक्ट देयर ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो दस मोर इंडिपेंडेंट डिसीजंस वर टेकन बाय द स्टेट एज अ फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई बिकॉज ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि दीज रीजनल पार्टीज आर इवन अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग इन सेंटर ऑल्सो, ठीक है। तो सेंटर की डिसीजन मेकिंग पावर्स को भी अफेक्ट करती है रीजनल पार्टीज, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि बिकॉज ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट द पावर शेयरिंग हैज़ बिकम मोर इफेक्टिव, ठीक है, डे बाई डे, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और हमने कोलिशन गवर्नमेंट के सिस्टम को अडॉप्ट किया टू रन स्मूथली द फेडरल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक मेन पार्टी है, दिस इज़ अ मेन पार्टी, और यहाँ पर मेन पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत सारी रीजनल पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। यू कैन सी हियर दे हैव टू टेक द रीजनल सपोर्ट फ्रॉम द रीजनल पार्टी, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कोलिशन गवर्नमेंट। कई बार ये एग्जाम में बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर किस तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट फंक्शन करती है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन की जो सिस्टम है उसको भी हमने अडॉप्ट किया ताकि हम एक अच्छे तरीके से फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को चला सकते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई लॉ मेकिंग पावर है, वो सेंटर से लेकर के स्टेट से लेकर के किसको दे दी जाती है बेटा, लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, ठीक है। तो व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड गिवन टू द अदर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज state government and the local and given to the state government, local government is called as a decentralization. Now you can see here कि सेंटर है, सेंटर से पावर स्टेट को दे दी गई, स्टेट से पावर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर दिस काइंड ऑफ अ डिवोल्यूशन ऑफ पावर और दिस काइंड ऑफ अ डेलीगेशन ऑफ अ पावर इज कॉल्ड एज अ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होती है, पावर को एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी को शेयर की जाती है, ठीक है। नाउ व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। नाउ इस चीज़ को बहुत ही इम्पॉर्टेंस बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझिए कि अगर कोई मुद्दा है, अगर मान लीजिए सेंटर कोई लॉ बनाता है एंड वो लॉ वो सारे स्टेट्स के लिए बनाता है, नाउ दैट लॉ इज़ नॉट माइट बी नीडेड फॉर एवरी स्टेट्स, ठीक है। हो सकता है कि अगर कोई एजुकेशन अगर हेल्थ रिलेटेड लॉज बनाई जा रही है, ठीक है, किसी स्टेट्स में सारे स्टेट्स में सेंटर के द्वारा, तो हो सकता है किसी एक स्टेट को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो। तो इस तरीके से यहाँ पर वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ना किया जाए, इसलिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप खुद आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यू आर मोर अवेयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स। दैट इज़ वाई द पावर हैज़ बीन शेयर्ड फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहली चीज़ क्या होगी, इससे जो बर्डन होगा सेंटर का वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो बर्डन है सेंटर के ऊपर कि उसको स्टेट भी संभालना है, लोकल बॉडीज भी संभालना है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार लोकल गवर्नमेंट पे क्या होता है कि बेटा उनके पास एक्चुअल पावर नहीं होती है, ठीक है। तो इस
प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके किसका, एट द लोकल लेवल। इस कारण से हमने डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। तो ठीक है, जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। And it is also called as the school of democracy, because in democracy it is basically about the rule of a people. जब तक लोगों के पास actual power नहीं होगी, then we cannot say that it is a democratic country, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के कारण डेमोक्रेटिक सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंकरेजमेंट या फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होती है, दिस कैरिकेचर, दिस कार्टून यू कैन सी हियर कि यहाँ पर सेंटर एंड स्टेट है, दे आर गिविंग द पावर टू द लोकल बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे लोकल बॉडीज को पावर दी जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ऐसा क्यों करना है, इंडिया में हमने डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसके पीछे का कारण क्या भैया, सबसे बड़ा कि हमारा जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। इतने बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कोई एक गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट्स को संभालने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 tier ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी क्या है बेटा कि स्टेट इन इंडिया आर लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया की जो स्टेट्स है बेटा, दे आर द लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इवन यू कैन सी द पॉपुलेशन ऑफ यूएस, उत्तर प्रदेश इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील, एंड ब्राज़ील इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो यू कैन सी सम स्टेट्स हैव मोर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। यू कैन सी उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र, ठीक है, एज अ जर्मनी, ठीक है। तो महाराष्ट्र इज बिगर एज बिग एज जर्मनी। तो यू कैन सी कि सम स्टेट्स हैव अ लार्जर एरिया, ठीक है। तो उनके बीच में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दे आर वेरी डाइवर्स पीपल। तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एट द सेंटर लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इस कारण से हमने डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया, बिकॉज मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, ठीक है। दस अ नीड ऑफ अ पावर शेयरिंग विद इन दीज गवर्न स्टेट्स, ठीक है। दैट इज़ वाई वी हैव टेकन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ताकि इनको भी एक पावर मिल सके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम ये डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिसेंट्रलाइजेशन को हमने किस तरीके से प्रैक्टिस किया है। तो इन 1992 2 अमेंडमेंट्स आते हैं संविधान में, दैट इज 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इस अमेंडमेंट एक्ट्स में क्या होता है बेटा कि हम शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12 2 शेड्यूल इंक्लूड करते हैं। इस शेड्यूल में क्या किया जाता है, और बाय द हेल्प ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हम यहाँ पर 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd tier ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd tier को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पे 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, ठीक है। तो नाउ दिस इज हैज़ बिकम अ इम्पॉर्टेंट कि अब कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली ये पावर जा रही है कि इन लोकल बॉडीज़ पे इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट कराने होंगे, ठीक है। जो सीट है वो रिजर्व होगी, सीट शेयर्स रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, क्या बेटा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, किसके लिए, टू द SC हैं, ST हैं, OBC हैं, और साथ ही साथ में वी हैव ऑल्सो रिजर्वेशन फॉर दी वुमेन। तो हमने वुमेन्स के लिए भी सीट्स क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, ठीक है। तो ताकि जो हमारे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको भी पार्टिसिपेशन, लॉ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल सके, ठीक है। देन वी हैव ऑल्सो एज आई हैव टोल्ड यू कि वुमेन्स के लिए 1/3 पोजीशंस को रिजर्व किया गया है, ठीक है। अब इनके पार्टिसिपेशन करवा तो रहे हैं, लेकिन उनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए हमने एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी बनाई। उस बॉडी का नाम है बेटा स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या नाम है बेटा, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पावर क्या होती है, टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज़। तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की पावर स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होती है। यहाँ पे 2 बॉडी, एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक है स्टेट इलेक्शन
कमीशन। याद ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ दैट इज एट द सेंटर और एट द स्टेट लेवल। सेंटर और स्टेट लेवल पर यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज। ठीक है, पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज के इलेक्शंस कौन कराता है बेटा? दैट इज बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कैसा है। एज यू नो देयर इज अ 3 टियर स्ट्रक्चर। कितने टीयर्स है बेटा? 3 टीयर्स है। कौन है बेटा? दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, देन वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट, देन वी हैव अ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट एज द अर्बन लेवल, अर्बन एरियाज में वी हैव अ म्यूनिसपैलिटीज एंड इन रूरल एरियाज वी हैव अ पंचायत। ठीक है, तो रूरल एरियाज में हमें पंचायत देखने को मिलते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर लार्जर एरिया है, बड़ा एरिया है तो उसको कॉर्पोरेशन कहा जाता है। एक टाउन है तो उसको हम म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। ठीक है, और पंचायत में भी 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट किया हमने। वन एट द विलेज लेवल दैट इज़ विलेज पंचायत, वन एज द ब्लॉक लेवल और तहसील कर लीजिए तो इंटरमीडिएट पंचायत भी कहा जाता है, एंड वन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में जो टाउन होता है, ठीक है, तो टाउन में हम क्या देखते हैं बेटा? सबसे पहले वहाँ पर हम म्यूनिसपैलिटीज़ होती है। क्या होती है वहाँ पर? म्यूनिसपैलिटीज़ होती है। ठीक है, और म्यूनिसपैलिटीज़ के जो हेड होते हैं उनको हम चेयरपर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चेयरपर्सन कहते हैं। ठीक है, जो बिग सिटीज़ होती हैं जैसे कि इंदौर हो गया, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई, तो यहाँ पे बिग सिटीज़ में हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलता है, और जो इनके हेड होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उनको हम मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। ठीक है, नाउ से हियर दिस इज़ अ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में हम बात करें तो हमने 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट किया है। वन इज़ एट द विलेज लेवल, वन इज़ ब्लॉक लेवल एंड वन इज़ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो विलेज होता है, ब्लॉक होता है एंड डिस्ट्रिक्ट होता है। अब विलेज लेवल पे मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? दैट इज़ अ ग्राम पंचायत। जैसे कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उसी प्रकार से इन विलेज लेवल देयर इज़ अ ग्राम पंचायत। ठीक है, इस ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? ग्राम सभा होती है। क्या होती है? ग्राम सभा होती है। अब ग्राम सभा कौन होता है? तो ऑल दी मेंबर्स ऑफ द विलेज हु आर अबव द एज ऑफ 18 एंड दे आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, जो वोटिंग मेंबर्स होते हैं और 18 साल के ऊपर है तो ऑल दी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट अ ग्राम सभा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 18 साल के ऊपर और दे हैव द वोटिंग राइट, देन द पर्सन विल बी कम अंडर द ग्राम सभा। ठीक है, और ये ग्राम सभा के मेंबर्स किसको इलेक्ट करते हैं, किसको चूज करते हैं बेटा? सरपंच और पंच को। किसको? सरपंच और पंच को यहाँ पे चूज किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, दैट इज एट द विलेज लेवल। अब हम बात करते हैं एट द ब्लॉक लेवल क्या होता है। तो ब्लॉक लेवल में दैट इज पंचायत समिति होती है, और इन पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द पंचायत मेंबर। तो जो पंचायत के मेंबर होते हैं इन्हीं मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है बेटा ग्राम पंचायत समिति के मेंबर्स को, और जो इनका हेड होता है इसको हम कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर BDO कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देख सकते हैं जिला परिषद होता है। ठीक है, और जिला परिषद में कई बार MP MLAs उस डिस्ट्रिक्ट के भी उसके मेंबर्स होते हैं। दे ऑल्दो दे डू नॉट हैव राइट टू वोट बट दे कैन ऑल्सो सिट इन द मीटिंग ऑफ द दिस जिला परिषद। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं उसको हम जिला चेयरपर्सन भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, कुछ डेफिशिएंसीज हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। क्या क्या होती है? कई बार देखा गया कि कुछ गाँव में बेटा 6-6 साल 10-10 साल से इलेक्शंस नहीं हो रहे। ठीक है, उनके यहाँ वहाँ पे पंचायत वगैरह सब है, लेकिन इलेक्शंस ऑफ द ग्राम सभा नॉट हेल्ड रेगुलरली। वहाँ पे इलेक्शंस रेगुलर तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर
एंड रिसोर्सेज। कई बार देखा गया है कि स्टेट और सेंटर पावर्स को डिवॉल्व ही नहीं करती हैं, ठीक है, किसको, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को, ठीक है, उनके पास एक्चुअल पावर होती ही नहीं है, ठीक है। ऑल द इंपॉर्टेंट पावर्स आर बीइंग हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग, आपने पंचायत वेब सीरीज देखा होगा कि वुमेन इन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होती है। यहाँ पे सरपंच पति का कॉन्सेप्ट चलता है कि जो मेजर पावर है वो किसके पास होती है, पति के पास होती है। एंड ऑल्दो द वुमेन इज अ पंचायत हेड, ठीक है, ऑल्दो द वुमेन इज अ सरपंच, बट जो मेन पावर, जो मेन अथॉरिटी में होता है वो उसका पति होता है, ठीक है। तो वुमेन्स को पास एक्चुअल में पार्टिसिपेटिंग पावर्स हमें देखने को नहीं मिलती है। सो दीज आर द डेफिशिएंसीज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड मेरी यही कोशिश रहेगी PW प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दिया जाए और आपको लूसिड लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ें आपको सिखाया जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।